आदाब, नमस्कार। वेलकम। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख सलाम टीवी के इस खास प्रोग्राम जम्मू कश्मीर बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 कश्मीर एक नई उम्मीद, पावर्ड बाय जम्मू कश्मीर बैंक, को पावर्ड बाय नेक्स्ट जेन एनर्जिया लिमिटेड एंड LIC, एसोसिएट स्पॉन्सर 1xtel, प्रिंट एंड मीडिया पार्टनर ग्रेटर कश्मीर, आउटडोर एंड प्रिंट पार्टनर रैमपेज, ट्रांसपोर्ट पार्टनर आला में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। फ्रेंड्स एंड ऑनरेबल गेस्ट, कश्मीर हमारा ज़मीर है, कश्मीर हमारा खमीर है, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, कश्मीर हिंदुस्तान की शहरगे हयात है, कश्मीर का जर्रा जर्रा हिंदुस्तानी है, कश्मीर वो धरती है जहां बर्फ की मोहब्बत की चादर ओढ़ी जाती है, कश्मीर वो सरजमी है जहां पहाड़ सदियों से वफा के तराने गाते आए हैं, और कश्मीर वो मिट्टी है जहां सूफी संतों और ऋषियों के खुशबू महसूस की जाती है, कश्मीर वो रवानी है जहां झेलम तहजीब का संगम बन जाती है, यहाँ के चिनार गवाह हैं कि सरजमी ने हर दौर में मोहब्बत के फूल लुटाए हैं। बिल्कुल, लाने वाला कल कश्मीर की एक नई उम्मीद, तरक्की, अमन और बेमिसाल खुशहाली का गवाह बन रहा है। आज जब कश्मीर नई उम्मीदों के साथ नई उड़ान भर रहा है तो पूरा हिंदुस्तान उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये सरजमी कल भी हमारी थी, ये सरजमी आज भी हमारी है और वक्त के आखिरी लम्हे तक हिंदुस्तान की शहरगे हयात बनकर हमारे दिलों में धड़कती रहेगी, क्योंकि कश्मीर का जर्रा जर्रा हमारी धड़कन है, हमारा वजूद है। आज उसी कश्मीर को समझने और उसी कश्मीर के पैगाम को आम करने के लिए खास पेशकश इस वक्त हम लेकर आए हैं। ये बज़्म आरास्ता हुई है। आने वाले घंटों में कश्मीर के बड़े रहनुमाओं के साथ हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, आपसे रूबरू कराएंगे जम्मू कश्मीर बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 कश्मीर एक नई उम्मीद में। बिल्कुल, और अब बिला ताखीर किए मैं दावत देना चाहूँगी इस पूरे कॉन्क्लेव के विजनर और हमारे साथ सलाम टीवी जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एडिटर तारिक फरीदी साहब को। वो डाइस पर आए और इस प्रोग्राम के पीछे का जो विजन है, जो मेहनत है और जो आज यहाँ पर प्रेजेंट हम कर रहे हैं उसके पीछे की जो सारी चीज़ें हैं और जो आगे हम इसे लेकर जाएंगे उसके बारे में एक तारुफ कराएं। तारिक सर, प्लीज वेलकम। शुक्रिया एरम साहबा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये लोगों ने चीटिंग कर ली मेरे साथ। कश्मीर के बारे में जो कहना चाह रहा था, ताज, खमीर, ज़मीर, सब इन लोगों ने कह दिया, मगर इन बच्चों को ये नहीं पता कश्मीर पे कोई कहना चाहे तो पूरी दीवान कम पड़ जाए। कश्मीर से जो मेरा ताल्लुक़ है वो गालिबन 30-35 साल पुराना होगा। एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर, स्टैंडर्ड 3 में जब मैं था, उर्दू की किताब होती थी हमारी शम्ए अदब, उसमें एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ था, शालीमार निशात बाग। मैं यहाँ से बहुत दूर बिहार में रहता था, तो कश्मीर की जो तस्वीर थी वो शालीमार निशात बाग की उसी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर से थी। और आज मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ, बिजनेस कॉन्क्लेव में हूँ, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, लेकिन कश्मीर की जो कहानी है वो ज़रूर सुनाऊँगा, चाहे वक्त जितना भी लग जाए। मेरी ज़िंदगी में 5 इश्क है। मैं अपने इश्क की दास्तान हमेशा सुनाता हूँ। पहला इश्क मेरी माँ है, सबकी होती है। दूसरा इश्क मेरी वाइफ है। तीसरा इश्क उर्दू है। चौथा मेरा ब्रांड जी मीडिया और सलाम टीवी, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। और 5वां इश्क है कश्मीर। और वो इश्क इसलिए है क्योंकि वो शालीमार निशात बाग की जो तस्वीर थी वो बचपन से मेरे जहन में बैठी हुई थी। मैं कई बार कश्मीर आया और इत्तेफाक देखिए, जब आखिरी बार इससे पहले जब मैं आया था तो मैंने बशारा साहब से कहा, यार शालीमार निशात बाग इतनी बार आया, मैं गया नहीं वहाँ पे। तो वही कहते हैं कि चलते हैं। फिर मैं वहाँ गया और वहीं ये ख्याल आया कि वो तस्वीर जो मेरे जहन में बचपन से थी, इस तस्वीर से पूरा हिंदुस्तान नाआशना है, वो नहीं जानता है उन्हें। मैं जब भी दिल्ली में किसी से बात करता हूँ, लोग मुझसे पहला सवाल करें, सर आप तो चैनल चलाते हैं कश्मीर का, कश्मीर सेफ़ है क्या, कश्मीर जा सकते हैं क्या? मैंने कहा मैं 10 बार होकर आया हूँ और आप कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। फिर कुछ इन्वेस्टर्स हैं, दोस्त हैं,
वो कहते हैं कश्मीर में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या करें। मैंने कहा दिल खोल के कीजिए, आपको इस्तकबाल करेंगे कश्मीर वाले। कश्मीर की खासियत ये है कि बहुत ज़बरदस्त मेज़बान है। मोहब्बत यहाँ की जो शफ़क़त जो मुझे ज़ाती तौर पे मिली है, मैं तमाम हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ, कोई भी शख्स अगर कश्मीर में आना चाहे, चाहे वो घूमने के लिए आए, टूरिज़्म के ख़्याल से आए, इन्वेस्टमेंट के ख़्याल से आए, तो उन्हें दिल खोल के इस्तकबाल करेंगे कश्मीर के लोग और यहाँ की सरकारें। तो इस बिज़नेस कॉन्क्लेव का मकसद यही था कि जो कश्मीर के लोग हैं वो पूरी दुनिया को अपने बिज़नेस के बारे में कैसे बताएं कि हम क्या हमारे पास है ऑफ़र करने के लिए, और बाहर के लोग यहाँ आकर क्या क्या कर सकते हैं। तो ये उस हवाले से बिज़नेस कॉन्क्लेव है, सलाम टीवी और जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के हवाले से। उम्मीद है कि आज पूरा दिन इन्हीं बातों पे तबादला ख्याल होगा, कॉन्वर्सेशन होगा। वो लोग जो कश्मीर में हैं, जो लोग कश्मीर के बाहर, जो टेलीविज़न के हवाले से इस प्रोग्राम को देखेंगे, उन्हें समझ में आएगा कश्मीर कितना खूबसूरत है। और जिनके जहन में ये लगता है कि कश्मीर सेफ़ नहीं है, कश्मीर महफूज नहीं है, तो मैं कश्मीर में, श्रीनगर में, SKICC में खड़े होकर कह सकता हूँ बड़े दावे के साथ, ख़ुद एतमादी के साथ, कि कश्मीर बेहद महफूज है और आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनका इस्तकबाल आने वाले वक्त में, चंद घंटों में आप लोग बहुत सारे लोगों को सुनेंगे। चीफ़ मिनिस्टर भी आएंगे, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे, मिनिस्टर्स आएंगे हमारे। आप लोग के जो भी ख्यालात होंगे ज़रूर बताइएगा उन्हें। कुछ पॉलिसीज़ हों जिस पे काम हो रही है, या कुछ पॉलिसीज़ आप चाहते हैं कि उस पर काम करें, तो आप लोग दिल खोल के बातें कीजिएगा। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आज भी और आइंदा भी इंशाल्लाह हम कश्मीर में, श्रीनगर में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम इवेंट्स करते रहेंगे। एक ब्रिज जो है उसे हम बनाते रहेंगे, मोहब्बत का, बिज़नेस का, अपनापन का, खुलूस का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तारिक सर, बहुत वैल्यूएबल वर्ड्स थे। और जिस तरह से बिज़नेस कॉन्क्लेव के विजन के साथ साथ जो यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ की मोहब्बत है, वो हमने महसूस की है। हमें यहाँ पर कितने शानदार तरीके से हमारी पूरी टीम ने और आप सब ने इस्तकबाल किया है, और इसी तरह इसी प्यार को लेकर हम भी आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो एक विज़न है वो यहाँ पर खुलेगा, क्योंकि तमाम ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जो उनके वैल्यूएबल थॉट्स हैं वो भी यहाँ पर जानने को मिलेंगे। तो बिला ताख़ीर किए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और हम जो पैनल्स हैं हमारे ख़ास ज़ुमरे हमने उसमें सेलेक्ट किए हैं, ख़ास चीज़ों पर इन पैनल्स में बात होगी। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर नॉलेज इकॉनमी, कैसे जो जम्मू कश्मीर की नॉलेज इकॉनमी है उसको हम एनहांस कर सकते हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स के आइडियाज़ हैं वो हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और क्या विजन है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का। तो मैं चाहूँगी कि मेरी साथी इरम खान आए और वो इस सेशन को प्रोसीड करें। बहुत शुक्रिया साहबा आपका। और बेहद अहम हो जाता है सेशन ये, क्योंकि एजुकेशन पर है, और हम जब बात करते हैं मुआशरे की तरक्की की, उसे मजबूत बनाने की, तो कहीं ना कहीं जो तालिब इल्म है वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और इसी मौजू पर ख़ास बातचीत करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर सद्दाम साहब को स्टेज पर तशरीफ़ ले आए, चेयरमैन की प्राइवेट लिमिटेड। और ऑडियंस से मैं कहूँगी कि थोड़ा और हौसला अफजाई की ज़रूरत हो जाती है यहाँ पर। थोड़ा जोश दिखाइए, अभी तो शुरुआत है। तशरीफ़ रखिए प्लीज़। इसके अलावा मैं बुलाना चाहूँगी शौकत हुसैन खान साहब को, चेयरमैन डूल स्कूल श्रीनगर से हमारे साथ इस मौजूद हैं। आपका खैर मकदम। और डॉक्टर अमित वांचू साहब, CEO स्पेस कम्युनिकेशन जम्मू कश्मीर, सर तशरीफ़ ले आइए। बेहद शुक्रिया। तो शुरुआत करते हैं इस पैनल की। हम तफसीली गुफ्तगू ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि वक्त भी बहुत महदूद रहता है, लिमिटेड रहता है, तो हम चाहेंगे कि हम ऐसी बातें करें जो बहुत इम्पैक्टफुल हो, सोसाइटी पर बहुत इम्पैक्ट डालें, और बहुत कम शब्दों में हम अपनी बात को पूरा कर सकें, अपनी जो भी हम बयां करना चाहते हैं वो हम बयां कर सकें। शुरुआत करते हैं डॉक्टर सद्दाम साहब आपसे ही, क्योंकि नॉलेज इकॉनमी पर हम बात कर रहे हैं। तो जब बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है, तालीम शुरू होती है, तो स्किल सेट वो क्या सीख रहे हैं, वो क्या महज रट्टाफिकेशन वाले प्रोसेस पर चल रहे हैं, या एक्चुअल में स्किल डेवलपमेंट उनका हो रहा है? आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी हो जाता है आगे जाकर जब आप रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर, जब वर्क फोर्स तैयार करते हैं, तो उसकी जो गार्निशिंग कहा जाए कि वो उसी एज से हो जानी चाहिए स्टार्ट? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आदाब एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने बात छेड़ी कि जो एजुकेशन नॉलेज इकोनॉमी जो है, पहले तो व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि ये
नॉलेज इकोनॉमी है क्या। तो नॉलेज इकोनॉमी मीन्स कि हम नॉलेज को कैसे मेन सोर्स ऑफ इनकम बना सकें। अपनी सोसाइटी में जो भी हमारे स्कूल्स यहाँ पे है, प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं या कोचिंग सेंटर्स प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, तो वो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कश्मीर, मैंने आज तक 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया होगा प्योर क्लासेस में, तो 24 साल हो गए मुझे। टैलेंट की कोई कमी कश्मीर में नहीं है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। मगर जो मुझे लगता है कि जो मैंने पिछले 24 साल से जो मेरा तजुर्बा है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो रियल टैलेंट है वो प्राइमरी लेवल पे एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है। अगर हम देखेंगे कि जो बच्चे यहाँ पे है, यहाँ पे जो बच्चे हैं मेनली जो हम बच्चे लेते हैं, जो हम बच्चे पढ़ाते हैं, हम मेडिकल की कोचिंग करवाते हैं, बच्चों को नीट की कोचिंग करवाते हैं या जेई की कोचिंग करवाते हैं। मगर मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब बच्चा इस नीट में या जेई में क्वालिफाई नहीं कर पाता, व्हाट नेक्स्ट, बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता। मैं आपको वसूख के साथ बोलूँगा कि इवन जब बच्चा हमारे पास 11th स्टैंडर्ड में आता, उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे पास कौन सा फील्ड है, मैं किस फील्ड में एक्सेल करूँगा, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। पहला कंस्ट्रेंट ये है कि जो बच्चा प्राइमरी लेवल पे अगर हम देखेंगे, राइट फ्रॉम स्कूल लेवल, एक टैलेंट एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि जो बच्चा है क्या वो एकेडमिक स्किल रख रहा है, क्या उसके पास स्पोर्ट्स के स्किल्स है, क्या उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के स्किल्स है, क्या उसमें इंफॉर्मेटिव स्किल्स है, डिफरेंट किस्म के स्किल्स हमें वो एक्सप्लोर करनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे। और अकॉर्डिंगली जब हम किसी बच्चे में देखेंगे कि इसमें लीडरशिप के स्किल्स है, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के स्किल्स है, स्पोर्ट्स के स्किल्स है, तो एट सच उसी लेवल पे हमें उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और उस बच्चे को उस डायरेक्शन में लेना चाहिए। आमतौर कश्मीर में मैंने देखा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को आमतौर कहते हैं कि नहीं आपको जो मेडिकल में जाना है, इवन बच्चे का रुझान मेडिकल में नहीं होता है, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है, बच्चे का रुझान उसमें नहीं होता है। तो ऐसा हमें उन पेरेंट्स को भी फिर बुलाना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स का इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, स्पेशली चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स हो। क्योंकि आपने बहुत अहम मुद्दा यहाँ पर उठाया है, इसी में शामिल कर लेते हैं शौकत साहब को भी इस कॉन्वर्सेशन में, कि कहा जा रहा है कि तो फिर जो निसाब है, जो सिलेबस एक तरह से कहा जाता है कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं या पढ़ाते आए हैं स्कूलों के अंदर, क्या फिर उसमें पूरी तरीके से रिफॉर्म होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स जो बच्चे इस वक्त एक्सेस कर पा रहे हैं उनमें भी तब्दीली हो, स्किल डेवलपमेंट के जो सब्जेक्ट्स है कहीं ना कहीं उन्हें स्कूल में इंट्रोड्यूस कराया जाए। सिर्फ बुकिश नॉलेज देना इनफ नहीं साबित हो रहा है अगर आज के टाइम पर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए सदाम साहब ने एक इम्पॉर्टेंट इशू उठाया जो कि बता रहे हैं कि वी नीड टू ट्रेन द स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड, बट आई वुड लाइक टू टेल यू ओवर हियर, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ NEP 2020 जो है वो सब इनमें से, इफ़ वी फॉलो NEP 2, दैट इज़ अ in general if we say that is a landmark judgment in the history of education. एजुकेशन की हिस्ट्री में वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, हमें उसकी सराहना करनी है। वो 30 तक उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसमें ये सारी चीज़ें आती है। पहले हमारा था 10+2 का सिस्टम था, अब 5 years रखे, 3 years रखे, 3 years रखे और 4 years रखे। 6 years में क्या रखा कि पहले फर्स्ट में सरकारी स्कूल में बच्चा जाता था, तो उसके 3 years जो इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ईयर जिनमें सदाम सर ने जो जिक्र कर ली, फाउंडेशन ईयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुछ भी सीख सकता है बच्चा। तो गवर्नमेंट ने फाउंडेशन ईयर जो पहले 3 साल और नेक्स्ट के 3 साल, 6 साल बच्चे के आ गए, तो 6 साल में इसको खेल कूद बाकी चीज़ें, देन अनदर 2 years यानी 8 से 11 साल की बच्चा जब होगा उसमें कुछ स्किल्स डेवलप करेंगे। और स्किल्स की जहाँ तक बात है, इट इज़ नाउ कंपल्सरी दैट द चाइल्ड शुड डेवलप ए स्किल। जब वो स्कूल से बाहर निकले, जब से तालीम से निकले, एक इदारे से निकले, ही शुड हैव वन इम्पॉर्टेंट स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स बहुत ज़रूरी है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारी, मैं तो इन नेचुरल बोलता हूँ कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है बच्चे की, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट आएगी, जिसमें उसमें स्पोकन स्किल्स आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे, लीडरशिप स्किल्स आएंगे। कहा जा रहा है कि एकेडमिकली जो बच्चे हैं बहुत ब्राइट भी है, अगर हैं वो लेके आ रहे हैं 95-96% 12th क्लास के अंदर, उसके बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आजकल के दौर में कि क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत
तेज़ी से वक्त बदल रहा है। अमित साहब, आपका भी इसमें मौक़िफ़ हम जोड़ना चाहेंगे कि स्किल्स पर जब हम बात कर रहे हैं तो आज तो एआई का ज़माना आ गया है, टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। तो स्पोर्ट्स में जैसा कि सर ने जिक्र किया था कि हम स्किल्स चेक कर सकते हैं कि किस में कौन बेटर है, उस पर काम किया जा सकता है। तो कहाँ लगता है कि रिफॉर्म की ज़रूरत इस पूरे शोबे में है? थैंक यू। सबसे पहले तो जी टीवी जम्मू कश्मीर लद्दाख और जी सलाम का बहुत बहुत शुक्रिया ये बिज़नेस कॉन्क्लेव करने का और हम सबको अपॉर्चुनिटी देने का, अपनी बातें कहने का। जैसा कि आपने कहा, मैं आपको ये बताऊं कि कश्मीर में मुझे जो एक यूनिक चीज़ बचपन से लगी है कि यहाँ आप चाहे लड़कियाँ लें या लड़के लें, वो एजुकेशन में ऑलवेज़ एक्सेल करते हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। हमारी गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा एक्सेस करती हैं यहाँ कंपेयर टू बॉयज़ इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। बट जहाँ पे मुझे लगता है कि हम गैप, जैसा कि अभी हमारे दो पैनलिस्ट भी मेंशन कर रहे थे, knowledge economy cannot survive if it is not sustaining, if it is not a sustainable economy, and there is a gap। मतलब हमारी knowledge economy और जो basic economy है जहाँ आप entrepreneurs को दे देंगे ट्रेनिंग, उसमें एक गैप है। मतलब मेरा ये मानना है कि आप चाहे कोई भी फील्ड यहाँ ले, हम बहुत लेट उस फील्ड को अडॉप्ट करते हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एक तो उसमें वी नीड इमीडिएट इंटरवेंशंस, चाहे वो जैसा आपने मेंशन किया एआई है या नई नई टेक्नोलॉजीज़ है, सोशल मीडिया है, इवेंट मैनेजमेंट्स है, ऑल दीज फील्ड्स यू हैव टू बेसिकली हैव अ क्विक इंटरवेंशन। और वो वाला चीज़ हम जोड़ सकते हैं कि एक, जैसे हमने स्कूल में कहा, मेरा ये मानना है कि इवन जब ग्रेजुएशन करते हैं, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी, बिकॉज हम अक्सर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट को नज़रअंदाज करते हैं JNK में, जो कि एक बेसिक इंडस्ट्री है। और आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर मैं किसी दिन देखूँ कि हमारा BA ऑनर्स कोर्स ख़त्म बंद में है, BA ऑनर्स कोर्स पेपर मैशी में है, ताकि जो बच्चा निकले उसके पास ऑलरेडी एक टैलेंट हो। अदरवाइज वी हैव आर्टिजन्स इन ऑल दिस सेक्टर, लेकिन उनके बच्चे BA ग्रेजुएशन करके फिर जॉब नहीं कर पाते। सो दैट्स व्हाट आई थिंक वी शुड फोकस ऑन। और ये बहुत मेरे को लगता है खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर सबके सामने रखा है कि कश्मीर की रिवायत, जो कश्मीर की खूबसूरती है, उसे भी हम जिंदा रख सकते हैं आने वाले वक्त में। ज़रूरी नहीं है कि सभी AI डेवलपर ही बन जाएँ आगे जाकर, क्योंकि हमें अपनी प्रेस्टीज, जो हिंदुस्तान की शान है, कश्मीर की शान है, उसे भी बचा कर रखना है। डॉक्टर सद्दाम साहब, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमें एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करनी चाहिए, अब कम अज़ कम हमें उस बारे में ध्यान दे देना चाहिए कि जो रिफॉर्म्स अभी तक फील किए जा रहे थे महज उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है। तो क्या सजेशन आप यहाँ देंगे कि एक मैसेज पहुँचे सोसाइटी तक, कितने बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत नीड ऑफ द आवर बन चुकी है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनको कुछ कर रहे हैं ऐसा, मगर मेजॉरिटी में अभी ऐसा नहीं हो रहा है कि जो बेसिक लिटरेसी है उससे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। बेसिक लिटरेसी मीन्स कि वहाँ पे स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उन्होंने अडेप्ट किया, वहाँ की जो टीचिंग, उन्होंने टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट किया, व्हाट टू टीच, व्हाट टू थिंक। मगर अगर हम कॉग्निटिव लिटरेसी की ओर जाएंगे, कॉग्निटिव लिटरेसी में अब टीचर को ये नहीं करना है व्हाट टू टीच, व्हाट टू लर्न, स्टूडेंट को नहीं, हाउ टू टीच एंड हाउ टू लर्न। ये पहला रिफॉर्म होना चाहिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। कुछ कर रहे हैं और कुछ को करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने अभी आपको कहा कि सर ने भी ये बात छेड़ी कि जब बच्चा किसी फील्ड में एक्सेल नहीं कर रहा है, मैं आपको जो एग्रीकल्चर वेटनरी साइंसेस है, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ, PG हूँ वेटनरी साइंस में ही, मैं आपको ये कहूँगा कि हर साल हम लगभग 5,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं फॉर इम्पोर्ट ऑफ चिकन, मीट, एग्स, मिल्क। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में या वेटनरी सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री में बच्चों को प्रिलिमिनरी लेवल्स पे, स्कूल लेवल्स पे उनको एजुकेशन दे, मैं कहता हूं कि आप इस सेक्टर में लगभग 4 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर शानदार कहा जा सकता है कि आपने मशवरे दिए हैं, और ये जो कॉन्वर्जेसन है ये बहुत ऑनगोइंग है, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर खूब बात की जा सकती है, लेकिन क्योंकि वक्त यहाँ पर लिमिटेड है और वक्त इजाज़त नहीं देता इस चर्चा को कि हम और आगे लेकर चलें, लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म पर किसी और वक्त ज़रूर बैठकर तफसीली बातचीत इस बारे में करेंगे। और जो पैगाम हम आम करना चाहते थे, हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर पहुँचा होगा ज़िम्मेदारान तक। बेहद शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप यहाँ हमारे साथ इस प्रोग्राम में, इस मंच पर मौजूद रहे। बेहद शुक्रिया। थैंक यू।